वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पिछले कई हफ्तों से बिला वजह की बहस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की, जिसके जरिए धांधली रुकेगी, लेकिन आज तो मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह ने मामला ही हल कर दिया। वो कहने का मतलब ये था मशीन हो या मशीन ना हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जितना भी करने की कोशिश करें। एक्चुअली तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनको आशीर्वाद मिल चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल चुकी है, वो एक नए सिलेक्टेड तैयार हो चुके हैं। और ये वही बात है मौलाना फजल रहमान ने जो कही बीइंग का सरबराह, इन्होंने पहली दफ़ा कही है, जो मरीम नवाज साहिबा पहले ही कह चुकी है कि नया सिलेक्टेड तैयार हो चुका है। मेरे सामने मरीम साहिबा की वो ट्वीट भी मौजूद है जिसमें उन्होंने फरमाया था, और उन्होंने ये कहा था 17 मार्च को 2021 में कि हिज सब्सटीट्यूट इज़ बीइंग फॉस्टर्ड। ये बात हो रही थी इमरान खान साहब की कि इमरान खान सब्सटीट्यूट इज़ बीइंग फॉस्टर्ड, उनको लॉन्च किया जा चुका है। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज़रा सुन लेते हैं मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा। तो सवाल बेसिकली यही रहेगा कि आप जितनी मशीनें ले आए, अगर अपोजिशन का इत्तेहाद का सरबराह जो है वो ये बिलीव करता है कि एक नया इलेक्शन रिग होने जा रहा है, एक नया सिलेक्टेड तैयार होने जा रहा है, एक नई धांधली का प्लान तैयार हो चुका है, तो फिर तो इसका मतलब पहले तो पीपल्स पार्टी से बात करनी पड़ेगी, और पीपल्स पार्टी को अपनी सफ़ों में रखा है इन्होंने, पीपल्स पार्टी से बात करें, ऐसा क्या है। और दूसरी बात यह कि अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बकौल मौलाना फजल रहमान मरीम नवाज साहिबा के मैन्यूवर्ड हो गई है, इंजीनियर्ड हो गई है, मैनेज हो गई है, धांधली करवाने के लिए खुद आने के लिए तैयार हो गई है, तो इस पर नून लीग का और दूसरी पार्टीज का क्या मौक़िफ़ हो सकता है। लेकिन पहले सुन ले जरा मौलाना ने कहा क्या। जब आपके बीच में मीर जाफर उठेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा। बिलावल न तन था और न है, और अगर हमने बिलावल ही को पीडीएम कहना है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कौन खेला है, पीटीआई का ब्रैकेट कौन हुआ है। हम तो वो सियासत नहीं करेंगे। जो ऑफर उनके पास आए हैं वो ऑफर हमारे पास भी आए हैं, हमने नहीं माने। वो इस वक्त भी उन्हीं की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और हम बहुत कुछ जानते हैं। बहुत वार्म वेलकम जुबैर साहब और हबीब साहब, मजर अब्बास साहब, आमिर लियास राना साहब। जुबैर साहब थोड़ा क्लियर करें, आपकी पार्टी तो पहले कह चुकी है डायरेक्टली, मरीम साहिबा कह चुकी है, लेकिन आज पीडीएम के सरबराह ने जो है वो बड़ा खुल के कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, पीटीए के साथ ब्रैकेट हो चुके हैं, और जो ऑफर आई है बिलावल साहब को वो इससे पहले आप लोगों को भी आई थी। ऐसा ही है, धांधली का एक नया प्लान पीपल्स पार्टी के थ्रू तैयार किया, जिस किसी ने भी किया, हमारे पास तो एविडेंस नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि उनके पास, पीपल्स पार्टी के पास कहाँ से ऑफ़र आई है, और मुझे एट माय पर्सनल लेवल मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे पास कहाँ से ऑफ़र आई थी। तो मौलाना साहब को जाहिर सी बात है ज़्यादा मालूम होगा, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कहाँ से दावत आई है तो मुझे तो नहीं पता पीपल्स पार्टी को कहाँ से दावत आई है। पीपल्स पार्टी वाले या तो खुद बता सकते हैं। सर एक मिनट जुबैर साहब रुक जाए जरा, मैंने 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट की कायरा साहब से, अगर आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो खुद बता सकते। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल फाइन। कायरा साहब 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जो आज कहा है मौलाना फजल रहमान साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको तैयार कर दिया, इन सो मेनी वर्ड्स, बिलावल भुट्टो साहब को वो पीटीआई के साथ ब्रैकेट हो चुके हैं, और एक ऑफर आई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पीडीएम ने रिजेक्ट की, लेकिन बिलावल साहब ने एक्सेप्ट कर ली। आपका इस बारे में क्या कहना है सर? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब का हम बहुत एहतराम करते हैं, और जो चाहिए कि ये एहतराम का रिश्ता कायम रहे। मुनासिब अल्फाज से तनकीद करना, हमारे नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करना उनका हक है, लेकिन ये फरमाइए कि पीडीएम के फोरम पे इलेक्शन लड़ने का, बाई इलेक्शन लड़ने का इजहार किसने किया? पीपल्स पार्टी ने। हुकूमत को एम्बैरस उस फैसले ने किया या मौलाना के फैसले में किया? इसी तरह सेनेट के अंदर इलेक्शन लड़ने का फैसला किसने कराया? पीपल्स पार्टी ने। वरना मौलाना तो इस बात पे तुले बैठे थे कि इस्तीफे दें, और उन इस्तीफों का नतीजा क्या होना था कि गवर्नमेंट वो इस्तीफे रख के बैठ जाती, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब रख के बैठ गए थे मुझसे पीटीआई के सीटें, और वो सारी सेनेट की सीटें जीत लेते और हम आज बगले बजा रहे होते। उसके बाद जो रवैया इख्तियार किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और शायद खाकान ने खास तौर पर मुस्लिम लीग में, तो मौलाना को चाहिए कि पहले उनसे पूछें जो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए, जो कह रहे हैं 2023 का इंतखाब फेयर एंड फ्री होना चाहिए, जो कह रहे हैं कौमी हुकूमत के इस मुल्क के मसाइल का हल है, वो उसकी तरफ देखे बगैर उनकी इतनी तरफदारी के जो बेसिक चार्टर है पीडीएम का, पीडीएम तो कह रही है कि उनका चार्टर था तो पीडीएम कर पार हो गई, खत्म हो गई, लेकिन पीडीएम का तो बेसिक स्ट्रक्चर ये था
कि इस हुकूमत को फौरी तौर पे खत्म हो जाना चाहिए, इसको खत्म करके नए इंतखाबात कराने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आज मुस्लिम लीग उस बेसिक चार्टर से इनहराफ कर गई है। इसके बावजूद मौलाना को अगर बिलावल साहब ने सिंध में जाके टूर किया है, बलूचिस्तान में जो मौलाना अपनी कंस्टिट्यूंसी समझते हैं वहां जाके लोग उसको ज्वाइन किए हैं, अगर साउथ को तो ये पॉलिटिकल खैर साहब एक बात बताएं, क्या आप समझते हैं, आपकी पार्टी समझती है जो बिलावल साहब ने आज कहा कि नून लीग सहूलतकार बन चुकी हुई है इस हुकूमत की? देखिए, गिने शिकवे तो बिल्कुल हो सकते हैं और हमें ये बिल्कुल कहने का हक हासिल है कि यहाँ से मुस्लिम लीग वजाहत करे कि उन्होंने, जब हम बाई इलेक्शन लड़के जीत गए थे, जब सेनेट लड़के जीत गए थे, उस वक्त जो फ्लो था, उस फ्लो के अंदर टाइमिंग थोड़ा मैटर करती है। हम कह रहे थे कि अब पंजाब में आदम एतमाद करें, अगर अदम एतमाद होता तो वो यकीनन कामयाब होता और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट गिराने की जरूरत पेश ना आती, बहुत गिर जाती। अगर वो नहीं गिराता और वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ ये 5 साल पूरे करें, अगर जुबैर उमर साहब कहें कि हमें तो पंजाब गवर्नमेंट सूट करती है, अगर शहबाज शरीफ साहब फरमाएं कि कौमी हुकूमत तश्कील देनी चाहिए, 2023 के इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, तो हम क्या करें जी, क्या समझे? अब कायरा साहब मेरे साथ रह सकते हैं कुछ लम्हे? अगर आप, जुबैर साहब बड़े वैलिड पॉइंट उठाए कायरा साहब ने, वो कह रहे हैं कि वजाहत तो आपको देनी चाहिए बेसिकली। वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, एक तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और शदीद हद तक हो सकता है, और ख़ास तौर पर एक जो सिटिंग हुकूमत है उसके हवाले से कि क्या उसको गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए, उसका तरीक़ेकार क्या है, एक मूवमेंट की शक्ल कैसे होगी, और आगे 2023 के इलेक्शन के हवाले से फिर बीच में जिस तरह कायरा साहब ने कहा बाई इलेक्शंस भी बहुत से थे, सेनेट का इलेक्शन भी था, तो तमाम चीज़ों पर तो ये तो नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली आप कंडेम कर दें पीपल्स पार्टी को या कम्प्लीटली कंडेम कर दें PMLN को। पीपल्स पार्टी, मैं तो हमेशा कहता हूँ पीपल्स पार्टी ने ये बिल्कुल मशवरा दिया था, कायरा साहब इज़ एब्सोल्युटली राइट कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और जिससे तकवीत मिली थी, और सेनेट के इलेक्शन में, और ख़ास तौर पर जो तो जुबैर साहब इसका मतलब आपकी सफ़ों में कन्फ्यूजन है ना? फिर बिलावल सही कह रहे हैं कि दोगली पॉलिसी भी है और आप सहूलतकार भी हैं हुकूमत के। नहीं, सहूलतकार तो देखें, अब ये गलत बात है ना, सहूलतकार कैसे, मतलब मैंने उस हद तक नहीं जाना जिस तरह पीपल्स पार्टी ने डिसाइड किया कि उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे तो हम कहें कि वो सहूलतकार बन गए। भाई स्ट्रेटजी में डिफरेंस हो सकता है और आपको इतराज़ भी हो सकता है, लेकिन ये एक बिलावल साहब का कहना कि हम सहूलतकार हैं, PTI के हम सहूलतकार हैं, मतलब आप खुद सोचें कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी हमें इल्ज़ाम लगा सकता है कि हम चाहते हैं। कायरा साहब, ये थोड़ी ज्यादती नहीं हो रही आपकी लीडरशिप की तरफ से कि इनको सहूलतकार कहा जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, मौलाना फजल जो कह रहे हैं जी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हमारे पास ऑफर आई थी, वो हमने रिजेक्ट कर दी, लेकिन बिलावल साहब ने ऑप्ट कर दी, तो वो क्या ऑफर है, अगर ऑफर थी, या आप भी तरदीद करते हैं इसकी? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि मौलाना फजल रहमान साहब का एहतराम हम करते हैं और उसको चाहिए कि वो एहतराम का रिश्ता कायम करें और एहतराम कराया भी जाता है। इस तरह की बेपर्की उड़ाएंगे तो यकीनन फिर हम भी जवाब देंगे। लेकिन पहली गुजारिश ये है, जो वैद साहब ने अच्छा कहा, मैं बिल्कुल उस बात का एहतराम करता हूँ। मुस्लिम लीग का हक है, वो अपनी पॉलिसी लेके चलेगी, हमारा हक है, हम अपनी पॉलिसी लेके चलेंगे, JUI का अपना हक है। लेकिन ये फरमाइए कि जब बाय इलेक्शन हुए उस वक्त भी हमारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया तो उसमें सुर्खरुई हुई, सेनेट में हमारा साथ दिया तो सुर्खरुई हुई। हमने जब कहा तो ये जुबैर उमर साहब खुद ने काटते हैं ना, जुबैर साहब ने कहा हमें तो पंजाब गवर्नमेंट सूट करती है, हम उसको क्यों गिराएं, तो किसको गिराना था? मरियम बीबी ने कहा। और फिर ये बात है कि हम कोई मुस्ताफी होने से इनकारी नहीं थे, ना है। हम ये कह रहे थे कि लिखी हुई तहरीर है और आपके पास कामरान को तहरीर मौजूद होगी जी, जिसपे जो खुदाई हमारा एजेंडा था, जिसपे सारी जमातों के दस्तखत है, उसके सेकंड लाइन लास्ट क्लास क्या है कि हम इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीर बिल्कुल सही, हमने कहा इस क्लास पे अमल करें, और ये अगर नाकाम होती है तो अगला स्टेप ये आ जाएगा। उसमें कौन सा हमने को नया मुतालबा कर दिया जो पीपल्स पार्टी नई निकाल के आई थी, राइट, से हट गई थी। तो बिल्कुल ठीक हम कह रहे हैं, और ये बात दुरुस्त है, हम ये इसलिए कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने आज ये कहा, मुझे हैरानगी है कि पीपल्स पार्टी जो हमेशा इन स्पाइट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आती है और बाकी सारे लोग जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सारे खेलते रहे, किसका माजी छुपा हुआ है किसी से? कहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब पचपरवेज मुशर्रफ के दौर में, कहाँ से बाकी जमातें? छोड़िए कि तल्ख बातें हैं। पीपल्स पार्टी जो हमेशा अच्छी
कोई बुरी हुई, अच्छा फैसला हुआ, बुरा फैसला हुआ, छोड़ दीजिए। लेकिन ये इल्जाम न कभी हम पे लग सकता है, इसलिए हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, हम इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर मदाखलत के खिलाफ है। और ये जो वोट को इधर दो किनारा आज लगा है, ये जो आईनी हुक्मरानी की बात आज हुई ये आप है, पहले से लगा रहे हैं। पार्टी तो कायम ही इसको बिल्कुल ठीक है खैरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, आपने क्लैरिफाई किया चीज़ों को करने की कोशिश की पीपल्स पार्टी के पॉइंट। फर्रुख हबीब साहब, आपके लिए कितनी अलार्मिंग बात है जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि बेसिकली अगर तो ये ऐसा ही है फिर तो आप मशीनें लगाएं या मशीनें लगाएं, अगला इलेक्शन तो बुक हो चुका जिसने भी किया। देखें, फजल रहमान साहब जो मर्जी कहते रहे, उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस टाइम सियासत में सबसे बड़े बेरोज़गार जो हैं वो फजल रहमान साहब हैं। अच्छा, अब जो असल मसला ये है कि तिगनी का नाच तो उन्होंने नचाया हुआ है पूरी पीडीएम को, कभी पीपल्स पार्टी को आगे कर देते हैं, कभी पीएमएलएन को आगे कर देते हैं। खुद उनके जो साहबजादे भी हैं, उनके अरकान भी हैं, वो असम्बली का हिस्सा बैठे हुए हैं। एक तरफ ये असम्बलियाँ नाजायज़ हैं, इसी असम्बली से सदर का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ लिया, इसी असम्बली से उनके बेटे ने डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ लिया, इसी असम्बली से अभी तक जो है उनकी पार्टी के जो लोग। लेकिन फर्क साहब, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई इस तरह की अलाइनमेंट हो रही है, आप वरीड नहीं है कि मौलाना फजल रहमान ने बात की कि हमें ऑफर हुई, हमने रिजेक्ट कर दी, बिलावल ने एक्सेप्ट कर लिया, आपको इसकी कोई वरी सम नहीं है कि कोई और आ रहा है नेक्स्ट इलेक्शन में? देखें पहले जो ये बात कर रहा है उनके हवाले को तो समझ लेना। मसला ये है कि मुशर्रफ का LFO पास करवाना था, फजल रहमान साहब आगे खड़े थे। 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सबसे बड़े इत्तेहादी बन के जो मज़े वो लूट रहे थे। 2013 से 2018 पीएमएलएन की हुकूमत में इत्तेहादी बन के मज़े वो लूट रहे थे। तो ये वाहिद हुकूमत है जिसमें फजल रहमान तो आप कह रहे हैं कि वजन नहीं है उनकी बात में आपके नजदीक? लिहाजा कोई वजन नहीं है, लिहाजा चले फिर फजल सुकून की रहमान बात है साहब फिर जो तो है, पीटीआई के लिए। वो तो ऑपोजिशन में फूट डालने में सबसे बड़ा किरदार ये पॉइंट आपका आ गया, ये बिल्कुल आपका ना कभी जी बिल्कुल उनको भी सिलेक्टेड कह रहे हैं या उनको सिलेक्टेड कह रहे हैं। ऑपोजिशन जो है एक दूसरे की ऑपोजिशन बनी हुई है, एक दूसरे को जो है वो नीचे गिराने में लगे हुए हैं। राइट, मजहर अब्बास साहब और आमिर लियास साहब के मेरे साथ मौजूद हो। मजहर अब्बास साहब, सिनेरियो क्या है आपके नज़दीक इस वक्त के? पीडीएम जो है उसमें या ऑपोजिशन के अंदर जो है वो तो कोई एक किसी भी लिहाज से एक सतह पे नहीं खड़े हुए, मतलब वो इवन बिलावल साहब आजकल निश्तर ज़्यादा नून लीग पे चला रहे हैं, अब मौलाना ज़्यादा निश्तर पीपल्स पार्टी पे चला रहे हैं, बजाय इसके क्योंकि यकसोई हुकूमत के ऊपर हो। आज अगर इलेक्शन 2023 में होता है, आपको लगता है रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सियासी मंजरनामा होगा? और क्या आपको वजन लगता है मौलाना फजल रहमान की बात में एक नया सेलेक्टेड तैयार हो चुका है, जो मरियम नवाज साहबा ने भी कहा, जिसको जुबैर साहब अभी शायद उस तरह नहीं वो मान रहे, लेकिन बहरहाल शुक्रिया कामरान। देखिए, आप बोलें तो मैं पेशगी मुबारकबाद दे दूं तहरीक इंसाफ को। अच्छा, कैसे? इसलिए कि जो सियासत अपोजिशन कर रही है उस सियासत में पीटीआई तो जीती है। इस सियासत में देखिए, इस सियासत में पीपल्स पार्टी का वर्कर कंफ्यूज होगा और पीपल्स पार्टी का वर्कर शायद इतना कंफ्यूज नहीं हो जितना पीएमएलएन का कंफ्यूज होगा। पीएमएलएन की पॉलिटिक्स बिल्कुल समझ से बालातर है। वो पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं, वो ना मज़ाहमत कर रहे हैं और ना मफाहमत हो रही है। मज़ाहमत सिर्फ बयानात या तकारीर से नहीं होती, मज़ाहमती सियासत का पूरा एक साइंस है। तो मज़ाहमत तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही और मफाहमत हो नहीं पा रही। अब ये है पीएमएलएन का सिनेरियो। ये जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी का सिनेरियो क्या है? पीपल्स पार्टी का सिनेरियो ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर नहीं नज़र आ रही। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बाहर उनके अलाइज बढ़ जाएं। बलूचिस्तान में जिस तरह उन्होंने अपने कुछ, लेकिन मदर साहब एक बात बताइए, जैसे कि आप खुद फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर नजर नहीं आ रही, तो क्या पीपल्स पार्टी जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कोई ऐसी बड़ी ऑफर कर सकता है जो पार्टी बकौल आपके भी और भी इंडिपेंडेंट तजिया निगारों के सिंध से बाहर नजर ही नहीं आ रही? हाउ कैन समवन ऑफर देम वफाकी हुकूमत? देखिए, मैं एक बात पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि मौलाना फजल रहमान को कोई ऑफर नहीं हुई। ठीक है, अगर मौलाना फजल रहमान बता दें और हल्फिया बता दें कि उन्हें क्या ऑफर हुई थी और वो कौन सी ऑफर थी जो उन्होंने रिजेक्ट की है, ये हो नहीं सकता।
ये देखिए, मैं भी पिछले 40 साल से इस मुल्क की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट। सही। मुझे ये भी पता है कि बातचीत चलती रहती है, मुझे ये भी पता है कि वो अपनी एक रखते हैं, जिस तरह आप देखते हैं ना, टीम जब सेलेक्ट होती है तो उसमें कुछ रिजर्व प्लेयर्स भी होते हैं, कुछ को रिजर्व रख लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कल इमरान खान से कोई अनबन हो गई तो रिजर्व प्लेयर्स को जो है वो आगे लाया जा सकता है। इस वक्त तक एज सिचुएशन स्टैंड नाउ, आई डोंट सी तहरीक इंसाफ लूजिंग द नेक्स्ट इलेक्शन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने तहरीक की है। इंसाफ अगला इलेक्शन हारने जा रही है। मुझे नहीं लग रहा कि बिलावल भुट्टो, हो सकता है बिलावल भुट्टो पे जरूर उनका, और नून लीग आपको लग रहा है कि जो उनका इम्पैक्ट था पंजाब में वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकेगा ड्यू टू देयर कंफ्यूजन इन द कमिंग इलेक्शन, ऐसा ही है मजहर साहब? नून लीग तो देखिए, नून लीग तो अपनी ही पार्टी पर खुदकश हमले कर रही है। इतनी पॉपुलर पार्टी जिसने 2018 के इलेक्शन में भी तमाम अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो सिंगल अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल सही, उसके बावजूद भी सर आप मेरे साथ ही रहिएगा मजहर साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। और आज तक जी 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 बिल्कुल सही सर, आपने ये पॉइंट बिल्कुल। आमिर भाई, आप एग्री करते हैं मजहर अब्बास साहब के एनालिसिस से कि एज ऑफ के आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती हुई नजर आ रही है, प्राइमरीली क्योंकि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर आ नहीं सकती, और जो पॉपुलर पार्टी थी का लफ्ज़ है नून लीग, वो अब इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड और इंतशार का शिकार है कि समझ ही नहीं आ रहा हूँ कि वोटर को भी कि वोट डालना किस तरफ है, जाना किस तरफ है। सर, भुट्टो साहब ने पॉपुलर होने के जोम में ही इलेक्शन कराए थे ना, आप क्यों भूल जाते हैं? हमारी तारीख को इतनी पुरानी नहीं है कि हम भूल जाएं कि एक पॉपुलर लीडर ने इलेक्शन कराया और फिर उसके रिजल्ट क्या हुए। नून लीग की सियासत को आप जितना भी बुरा कह लें कि वो कन्फ्यूजन का शिकार है, वो बड़े भाई और छोटे भाई में है, उनके लीडर्स के मसाइल बन गए हैं, लेकिन उन सब को जला बख्श रही है पीटीआई की अपनी कारकर्दगी। अगर मदर साहब ये बात कर रहे हैं कि वो जीत रही है तो वो उनकी नज़र में ठीक बात होगी, लेकिन पीटीआई की कारकर्दगी आम आदमी की नज़र में वो क्या है? महंगाई इन्होंने ख़त्म कर दी। इन्होंने जो वादे किए थे सिवाय एक एहतसाब की बात करने के और अपोजिशन पे डालने के, इन्होंने आम आदमी की फलाह के लिए वो कौन सा काम किया जिससे उसकी रोटी बन जाए, उसके घर में खाना हो। ये सेहत कार्ड की बात करते हैं पंजाब में, अभी जब आएगा तो हम देखेंगे, बाकी सूबों के बताएंगे। असल इश्यूज़ ये हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जब इलेक्शन आएगा उस वक्त हालात बदल जाते हैं। अगर आज बिलावल कह रहे हैं कि जी मैं मरकज़ में भी बनाएंगे हम हुकूमत और सूबे में भी, तो वो कहते हैं ना कि वो पीर ही क्या जो तावीज़ ना दे। जब बेनज़ीर भुट्टो मरूमा के खिलाफ नवाज शरीफ ने ट्रेन मार्च शुरू किया तो गौर अयूब से मैंने उस वक्त पूछा कि जी ये क्या है, आप तारीखें दे रहे हैं 2 महीने और 4 महीने, तो उन्होंने कहा अगर हम ये ना दें तो फिर लोगों को हम क्या कहेंगे। सही। ये सारी अपोजिशन हो, हुकूमत हो, सब। लेकिन आमिर भाई, पंजाब में तो गवर्नेंस बड़ी एग्जाम्पलरी है तहरीक इंसाफ की। पंजाब में तो मैं यही कह रहा हूं, देखिए उन्होंने सर मेरिट के ऊपर 7 आईजी चेंज कर दिए, ये देखें कितनी बड़ी बात है। देखे ना, ताहिर साहब को इन्होंने मेरिट पे बदला और उसके बाद 7वें आईजी मेरिट पे आ गए, इसमें कोई शक नहीं। अब आज जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी लगे हैं वो या तो वो रहेंगे या ये हुकूमत पंजाब का मौजूदा सेटअप रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोनों में कोई मुमासलत नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस का इशू अगर होता तो बड़ा मुश्किल बात है कि कामरान अली अफजल और राव सरदार को आप लगा के और मेरिट अब चुने, जहाँ पे एसी 14 बार बदले जा रहे हैं, हर डीपीओ हर डीसी महीनों में बदल रहा है। आप गवर्नेंस को अगर चेक करेंगे तो वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप किसी अफसर को लगाते हैं तो उसको कुछ टाइम देते हैं। यहाँ आईजीज की तब्दीली सिर्फ आप देखें ना, 7वां आईजी सिर्फ इसलिए ना कहें, 6 आईजी बहुत थोड़े अरसे में रहे 2 साल में, एक आईजी ने 1 साल तकरीबन लगा लिया, बाकी तो सारे म्यूजिकल चेयर में लगे रहे ना। सिर्फ इनाम गनी ने बड़ा टाइम निकाला, और उस पर भी ये है कि उनके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आजम खान साहब का हाथ था, और उस्मान बुज़दार उनसे भी बहुत तंग थे, वो शिकायतें करते रहे। उस्मान बुज़दार की शिकायतें फिरदौस आशिक अवान ने की, और नतीजे में फिरदौस आशिक को बुज़दार साहब ने यही बताया ना कि पंजाब में मसला आजकल इस्लामाबाद में यही बातें बताती फिर रही हैं। पंजाब में मसला बुज़दार साहब और उनकी क़यादत है या उनको लगाने वाले हैं? देखें, मुझे बताएं कि बुज़दार साहब क्या काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, फोर्टनाइटली वीकली आना चाहिए,
उनको सिंध में भी जाना चाहिए, बलूचिस्तान भी जाना चाहिए, केपी भी जाना चाहिए। लेकिन पंजाब वो समझते हैं, पंजाब का आप ये डायनामिक समझें कि नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में किसी को नहीं आने दिया। चौधरी परवेज इलाही ने जोर लगा लिया, वो सीएम नहीं बन सके, उन्होंने गुलाम हैदर भाई को बना दिया, भाई को बना दिया। फिर चौधरी परवेज इलाही जब सूबे में थे, हुमायूं अख्तर इस्लामाबाद में आना चाह रहे थे, वो नहीं आ सके। ये जो भी पाकिस्तान में सियासत करता है वो कहता है पंजाब मेरी ग्रिप में रहे। तो इमरान खान साहब को समझ है, वो समझते हैं कि एक ऐसा वज़ीर आला जो बिल्कुल जो आंख भी ना झपके मेरी मर्जी के बगैर, और वो नहीं झपकते, वो चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर के लिए मसला यही है कि वो फैसला कर चुके कि मैंने काम भी इन्हीं से लेना है और वो ये करेंगे, लेकिन डिलीवरी के लिए शायद वो इतने मौजूद नहीं रहे। इसीलिए उन्हें देखे ना, आप मेजर आजम सुलेमान से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप कह रहे हैं पंजाब में पीटीआई का हाल बुरा है, आईजी आए उनसे अच्छा कौन? आप ये कह रहे हैं पंजाब में हाल बुरा है पीटीआई का? मैं कह रहा हूँ कि जी गवर्नेंस है ही नहीं, है ही नहीं, गवर्नेंस है ही नहीं। पहले फरक हबीब साहब और फिर जुबैर साहब आगे रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जब फरक हबीब कंपैरिजन साहब, होता है। आमिर इलियास अलान साहब एक न्यूट्रल वॉइस है, ऑब्वियसली वो भी हमें यही बता रहे हैं और मेरे भी यही, मैं एग्री करता हूँ 100% से कि पोजीशन यही है। तो मज़हर अब्बास साहब के नुक्ता नज़र से कतई नज़र वो कह रहे हैं कि जितना भी इंतशार का शिकार हो जाए अपोजिशन, आप फिर भी नहीं जीत पाएंगे शायद, क्योंकि आपने फलाह का कोई काम नहीं किया। नहीं देखें, ये तो ऐसी तो मैं नहीं समझता कोई बात है। 2018 देखिए बुनियादी तौर के ऊपर तो कुछ चीज़ें हैं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर तो कुछ चीज़ें हैं जिन तमाम चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मसलन अगर सोशल सेक्टर में देख लें तो हम पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म को तौफीक हुई है कि वो हेल्थ कार्ड लेकर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दे चुके हैं, पंजाब में 60 अरब रुपये रखा है, 2 बड़े डिवीज़नों में 6-7 अजला में अभी हेल्थ कार्ड मुकम्मल दिया जा चुका है। 31 दिसंबर तक जो है वो हम मज़ीद दे देंगे। आज ही लाहौर के अंदर जो है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक हमने बनाया है। वो प्लाट जो लाहौर में एलडीए के कोड़ियों के भाव बेच दिए जाते थे, आज जो वाल्टन में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, उसके 5 प्लाट्स जो हैं वो 22 अरब रुपए में सेल हुए हैं और उससे टोटल जो है वो अरबों रुपए की मेरी बात तो आपकी गवर्नेंस की हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग की हो रही है, जो बिल्कुल मफलूज है ना। 3 साल में आपने कितनी चीजें देखें, मैं उसी जाने जी सर, मैं भी उस तरफ लाना चाह रहा हूँ। देखें, वो तो आपका राइट है, देखें वो तो आपका राइट है, आप 5 या 6 या चीफ सेक्रेटरीज या आईजीज के ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन तनकीद तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे 17वें ग्रेड वाले को 20वें ग्रेड की पोजीशन पे शहबाज शरीफ साहब लगा दिया करते थे, और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका रवैया था वो भी सबके सामने है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर गवर्नेंस अगर इतनी अच्छी थी तो मुल्क के तमाम इदारे वो ठीक करके जाते, लेकिन आज हमें चैलेंजेस मिले हैं, उन चैलेंजेस को जो है वो हम ठीक कर रहे हैं। नून लीग की गवर्नेंस की बात नहीं हो रही, आपकी गवर्नेंस की बात हो रही है। ये आपका पॉइंट आ गया, आप सेटिस्फाइड है फरक साहब, आप सेटिस्फाइड है, आप सेटिस्फाइड है राइट? अब मुझे बात जी कर ले जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। अब हमारी गवर्नेंस पे बात हो रही, देखें बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो आज साउथ पंजाब जो है उसको उसका राइट दिया गया, सिर्फ करारदादें पास नहीं की गई, उसके सेक्रेटेरिएट के भी रूल्स पास कर दिए गए, ये भी एक गवर्नेंस का हिस्सा है। अगर आज मदर एंड केयर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ये भी गवर्नेंस का हिस्सा है। अगर 18-19 के करीब यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं, ये भी गवर्नेंस का हिस्सा है। अगर जो है वो लो कास्ट हाउसिंग के ऊपर पंजाब सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। सिंध के अंदर ये आलम है कि सिंध के अंदर 2-2 करोड़ रुपया फाइल जब सर जरा मैं जुबैर साहब की राय ले लूं, प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं सिंध का बंदा भी कोई नहीं बैठा हुआ इस वक्त, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, आप सेटिस्फाइड है। जुबैर साहब, मैं ये नहीं चाहता आप गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करें, आप गैलप सर्वे आया उसको देख लें। गैलप सर्वे पंजाब तो नीचे नहीं आया आपकी गवर्नेंस के हवाले से, जो गैलप सर्वे आया ओवरऑल आपका अच्छा परसेप्शन देख लें, मतलब पंजाब में तो आप नीचे ओवरऑल बात हो रही है। गैलप सर्वे जरा बोला नहीं, ओवरऑल 48% सेटिस्फाइड है लोग आपसे, सर सुन तो लें। पंजाब में मेजॉरिटी लोग आपकी गवर्नेंस सेटिस्फाइड नहीं है उसी गैलप सर्वे में जिसका हम ये रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन मैं आगे चलता हूँ, मज़हर अब्बास साहब ने जो बात कही है, जुबैर साहब आप उससे एग्री करते हैं कि आपने अपनी पॉपुलैरिटी को खुद खो दिया? जो सारी बातें उन्होंने बताई है, मुफाहमत आपसे हो नहीं रही, मुज़ाहमत आप कर नहीं पा रहे, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ मज़हर अब्बास साहब से। और उसकी एक इंडिकेशन है, एक तो बहुत से पहलू होते हैं जो जनरल परसेप्शन बिल्टअप होता है। पंजाब में 90% प्लस बाई इलेक्शंस PMLN ने लिए हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द ऑपोजिशन, और ये पाकिस्तान में एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती। आप पिछले सालों में आप उठा के देख लें कि रूलिंग पार्टी ही 2-2.5 साल के बाद जब बाई इलेक्शन होता है, 2.5 साल 3 साल रहते हैं, तो रूलिंग पार्टी ही जीतती है। लेकिन फर्स्ट टाइम PMLN जीत रही है तो PMLN किसी वजह से जीत रही है ना। तो एक तो ये कहना कि जी PMLN उस तरह से पॉपुलर नहीं रही है, उसका कोई भी इंडिकेटर कोई भी नहीं है अभी तक। जुबैर साहब, आप ये मानते नहीं कि आपकी टोटल वोटर जो है इस वक्त कंफ्यूज्ड है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब आ नहीं सकते, मरीम नवाज साहब डिस्क्वालीफाइड है, शहबाज शरीफ को आप
प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट आज तक बनाने को तैयार नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजंस? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक तो आपकी गलत बात है। कल ही मरीम नवाज़ से जब ये पूछा गया था तो मरीम नवाज़ ने ये कहा था, जैसे कामरान शाहिद साहब, आप लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि आपके यहाँ तो एक ही प्राइम मिनिस्टर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर, जैसे वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, किसी को नहीं पता कि नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। तो मरीम नवाज़ ने क्या कहा था कि अगर पार्टी ये फैसला करेगी कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, हम सब बशमूल मरीम नवाज़ उनके पीछे खड़े होंगे। तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इससे ज्यादा और क्या मतलब। मदर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं जुबैर साहब को? ये है कि सर एक सेकंड, मदर साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे, हाथ खड़ा किया आपने, कुछ कहना चाह रहे थे या मैंने वैसे ही देखा? नहीं, मेरी जरूरत जुबैर साहब जुबैर साहब कंप्लीट कर लें, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, एक सवाल और, इससे पहले आप और कोई बात करें। कल जावेद लतीफ़ साहब यहाँ कह के गए हमें बड़े बुलंद बांग होके कि जी नवाज शरीफ साहब तो अभी वापस आ रहे हैं, चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे, मुकदमात भी वापस हो जाएंगे। लोगों को ये भी समझ नहीं आई कि बेपर की उड़ाई है उन्होंने या इसमें भी कोई सब्सटेंस है, किस तरह हो जाएगा ये सब कुछ सारा? ये जैसे पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है, जैसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जब होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये इतराफ़ किया अपने फैसलों में कि पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, और मेरा ख्याल है इस हवाले से तो मज़हर साहब एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। और अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ था, वो गद्दारी का। सर ये पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक लेने के लिए जाना पड़ा। आप ये कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग के जरिए जो है वो मुकदमात वापस हो सकते हैं, आप ये नहीं कह रहे कि आप करेंगे, लेकिन ऐसा होता रहा पाकिस्तान में तो ये भी हो जाएगा। लेकिन पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि किस तरह की इंजीनियरिंग और किस तरह का एग्रीमेंट और किस तरह की डील होगी जो नवाज शरीफ साहब के मुतालिक इतना कॉन्फिडेंटली कहा जा रहा है। इस वक्त भी वो अपनी पार्टी के लोगों से खिताब कर रहे हैं लंदन के अंदर और बड़े शदोमत से कह रहे हैं मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन वापस तो वो आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। किस तरह तहरीक को लीड करेंगे यहाँ से और पार्टी को? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक व्यूअर्स। जहाँ से सिलसिला टूटा था जुबैर साहब की बात का, मज़हर अब्बास साहब वही आपसे पूछूंगा। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ मैनेज नहीं होता। नून लीग की जो मुश्किलात हैं वो इस वजह से भी है ना कि उनकी जो आला क़यादत है वो सियासी तौर पे यहाँ से फ़रार है। जो दूसरी बड़ी क़यादत है मरीम नवाज़ है और सियासी तौर पे नाअहल हैं, और शहबाज शरीफ को कोई कैंडिडेट क्लियर कट बनाने को, ऐलान करने को तैयार नहीं, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कहा जाता है। आपके ख्याल में जिस तरह जुबैर साहब कह रहे हैं या जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, अब की दफ़ा भी वैसे ही हो जाएगा जिस तरह 2008 में हुआ था, सब कुछ मैनेज हो जाएगा? मदर साहब इलेक्शन से पहले 2008 कह रहे हैं या 2018 कह रहे हैं? सर जिस तरह 2008 में नवाज शरीफ साहब का सारा कुछ अंडू हो गया था ना, उसी तरह कह रहे हैं ना जुबैर साहब, इस तरह पहले मैनेज हुआ था, अब भी मुकदमे वापस हो जाएंगे, वापस भी वो आ जाएंगे, कैंडिडेट भी बन जाएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। वैसे कामरान, सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। सियासत हमारे यहाँ होता रहा है, हमारी तारीख रही है ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ मुकदमात भी ऐसे ही बनते हैं और मुकदमात ख़त्म भी इसी तरह हो जाते हैं। तो ये तो एक हमारी हिस्ट्री तो रही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। देखिए क्यों नहीं रहा आपको? भी नहीं लग रहा क्योंकि अगर मैं वही बता रहा हूँ, मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि माजी में अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस अगेंस्ट सच केसेस जो रही है वो बड़ी मुख्तलिफ रही है, आज बहुत मुख्तलिफ है। और आज जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है अगर उनकी अपील इंटरटेन हो जाती है, कानूनी तौर पे तो बिल्कुल मौजूद है ये सूरत हाल, क्योंकि वो आके सरेंडर करेंगे, सरेंडर करने के बाद वो अपील दायर कर सकते हैं, वो अपील इंटरटेन हो सकती है जुडिशरी। लेकिन ऐसी सूरत में मुझे लगता है चाहे वो लीगली केस जीतें, मुझे लगता है ये कि एक बड़ा पॉलिटिकल क्योस खड़ा होगा। अच्छा। और वो बड़ा पॉलिटिकल क्योस जो है वो जाहिर है पीटीआई इस चीज़ को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यही पॉलिटिकल क्योस जो है ये हो सकता है, ऐन मुमकिन है अगर ये क्योस इतना बढ़ सकता है कि सिस्टम बैठ सकता है। ये सारी चीज़ें देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियोज ऐसे रहे हैं। सर अगर आप मेरे साथ ही रहिए, मेरे वक्त की किल्लत है, मैं सबका व्यू लेना चाह रहा हूँ। फरक हबीब साहब आप एग्री करते हैं मज़हर अब्बास साहब से? सबसे पहले जुबैर साहब या नून लीग जिस तरह कह रही है वापस आ जाएंगे और मुकदमे वापस ख़त्म हो जाएंगे और पता नहीं चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, मैनूवर हो जाएंगी, आप एग्री करते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो फिर जिस तरह मज़हर साहब कह रहे हैं वाकई कैओस होगा और आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे और आप बड़ा हंगामा कर देंगे इस पर? देखें, इसका मतलब यह है कि नून लीग आज ये तो एक्सेप्ट कर गई है कि मियाँ साहब बीमार कोई नहीं है, वो सिर्फ बस जेल से बचने के लिए, केसेस से बचने के लिए
एनआरओ का इंतज़ार कर रहे हैं और लंदन में बैठकर उस हवाले से वो अपना जो है वो रिटायर हर्ड के तौर के ऊपर किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो पाकिस्तान की अदालतें भी उनको वापस बुला रही हैं, सज़ा उनको हुई है, सज़ा उन्होंने अपनी पूरी करनी है। केस फ़र्क मुख्तलिफ ये है कि पहले पीपल्स पार्टी होती थी, नून लीग होती थी, आपस में मुकमुका होता था। अब इमरान खान है जिन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले कोई मुकमुका नहीं किया, अब भी वो कोई मुकमुका नहीं करेंगे। लिहाजा हमने तमाम तर तो ब्लैकमेलिंग इनकी बर्दाश्त कर ली है, जलसे जुलूस, अदम एतमाद की जितनी तहरीकें नहीं, लेकिन आपको ये ब्लीक सा भी नहीं लग रहा चांस कैसा होने वाला? बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया ये। आमिर इलियास राणा साहब, इससे पहले मैं जाऊं जुबैर साहब के पास, ये सर बता दीजिए कि ये मदर साहब की बात सही है, उसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं कि पहले की पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी कि जिस जनरल मुशर्रफ ने इनको निकाला था वो डिमिनिश टुवर्ड्स पावर थे, उनकी पावर जारी थी जब ये दोनों आ रहे थे, बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में वो इत्तेफाक वो इत्तेहाद था जो नज़र ही नहीं आ रहा। आज तो एक दूसरे पे पता नहीं कौन कौन से दोगली पॉलिसियाँ, सहूलतकार और उसके नारे लग रहे हैं। आप फ्यूचर क्या देखते हैं कि इतने आसान है जैसा नून लीग कह रही है जी मुकदमे वापस हो जाएंगे, चौथे बार वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आप गए और अब आए सर? मुझे नहीं पता नून लीग ने कब कहा कि मुकदमे वापस हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि अगर नवाज शरीफ आ जाएं तो उनकी ज़मानत जो मनसूख हुई है वो उसको रजू कर सकते हैं, और जिसमें मरियम नवाज़ अभी भी ज़मानत पे हैं, वो केसेस दोबारा ज़मानतों पे जाना या बाहर आ जाना, ये मुझे ये बताएं। फ़ारूक साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हम ये ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त कर चुके हैं, इनके जल्द से जुलूस वो तो सारी पार्टियां एक दूसरे के करती हैं क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ में सब धरना भी बर्दाश्त किया था इन्होंने, क्यों काबीना ने उन्हें क्यों इजाज़त दी थी? देखे ना, उस वक्त भी पीटीआई थी ना जब नवाज शरीफ चले गए थे, सही जेल से भी निकाला, ये बड़ी सी बात आपने कही और कि एनआरओ तो ये देते नहीं है, तो इतना बड़ा एनआरओ किस तरह दे दिया? अगर ये मुमकिन हो सकता है ना, तो माजी में जो कुछ हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है। वो ये बड़ी जबरदस्त दरिया कूजे बंद कर। जुबैर साहब, आप इसी कॉन्फिडेंस में ये बात कर रहे हैं कि जब ये हो सकता है कि फर्क हबीब साहब ने आपको जाने दिया उनकी गवर्नमेंट ने, तो आप वापस भी आ सकते हैं और आराम से जेल के बजाय घर जा सकते हैं, यही वजह है? अच्छा, एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, आपने बार बार वर्ड यूज़ किया मेरे नाम से कि मैनेज हो जाएगा। मैनेज मैंने उस लिहाज से नहीं कहा था। अच्छा। मैंने कहा था जब झूठे मुकदमे बनते हैं तो झूठे मुकदमे सेटल भी उतनी आसानी से होते हैं बिकॉज उसमें सच्चाई होती नहीं है, और पॉलिटिकल केसेस होते हैं। पॉलिटिकल केसेस जैसे ही पॉलिटिकल हवा बदलती है तो सब चीज़ें बदलना शुरू होती है। अच्छा, तो एक तो हम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी वही बात कर रहे हैं। अब मज़हर साहब ने भी कहा हाँ हिस्ट्री में ये ऐसा है, लेकिन अब शायद ना हो। अब क्यों नहीं होगा? अब क्या कैरेक्टर्स ऐसे आ गए हैं कि जो, और दूसरे फ़ारूक हबीब साहब को मैं बता दूं, PMLN और PPP का मुकाबला नहीं होता था। ज़ियाउल हक थे और उसके बाद पीपल्स पार्टी आई थी, मुशर्रफ साहब थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई थी। तो ये कोई आपस में थोड़ा तय हुआ था कि जी पीपल्स पार्टी ले ले या PMLN ले ले। दोनों मिलिट्री डिक्टेटर थे और उनके होते हुए या उनके जाने के बाद एक जब डेमोक्रेटिक चेंज आया था तो वही कुव्वतें आई थी जिनको वो निकालने के लिए आए थे, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि ये नेवर अगेन। मुशर्रफ साहब ने कहा था कि ना मुस्लिम लीग नून आ सकती है ना पीपल्स पार्टी आ जुबैर साहब, सकती है। मेरी बात सुने जुबैर साहब, देखिए दैट इज व्हाट एक तो बड़ी माजरत, आप बड़ी माजरत, मीडिया खासतौर पे मैं आपकी बात पहली दफ़ा में समझने से कासिर हो जाता हूँ, या तो आपकी बात बड़ी आला दर्जे की होती है वो समझ नहीं आती, फिर आपको उसकी तौजीह पेश करनी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये कि जो मज़हर अब्बास साहब ने कहा और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि वो हालात वो मुशर्रफ वाले नहीं हैं, वो ज़वाल पजीर थे, इस वक्त तो मामला कुछ और है। तो आपको लगता है कि दोबारा रिपीट हो जाएगा वो, और नवाज यूर सीरियस के नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले आएंगे? अनटिल अनलेस पाकिस्तान चेंजेस इन अ डायरेक्शन जिसकी कोई अभी तक हमें झलक नज़र नहीं आई कि यहाँ क्या करप्शन कम हो गई है, यहाँ क्या केसेस झूठे नहीं बनते हैं, यहाँ क्या अदलिया बिल्कुल आज़ाद हो गई है, यहाँ क्या दूसरे इदारे जो हैं उनकी सियासत में अमल दखल ख़त्म हो गया है। तो जब सब कुछ वो वैसे ही है और बल्कि ज़्यादा है तो फिर कैसे हो सकता है कि फर्क साहब कोई कमेंट, निगरान कैबिनेट अगर आएगी नहीं है तो पॉलिटिकल आबो हवा न्यूट्रल हो जाएगी, सारे बनाए हुए मुकदमे खत्म हो जाएंगे? फर्क साहब देखें, बात यह है कि इन्होंने क्या मुकदमा ख़त्म करने हैं। यहाँ पर तो मरियम सफदर अपने खिलाफ किए हुए फैसले की अपीलें आगे नहीं चलवाना चाह रही। उनको लगता है कि केसेस जो हैं बड़ी तेज़ी से आगे चल रहे हैं। ये तो ऐसा ही है कि एक शख्स के खिलाफ सेशन कोर्ट के खिलाफ फैसला है, वो हाई कोर्ट में जाए और जाके कहे कि मुझे जी इंसाफ नहीं चाहिए, मेरे केस का जो है वो फैसला ना करें। तो इन्होंने क्या मामला आगे लेके चलने हैं? सिंपल सादा सी बात जी है। जी करप्शन क्विकली मदर साहब, जी क्विकली मदर साहब, क्विकली मदर साहब, खत पे हुई है, कैलबरी फंड पे हुई है, कोई पॉलिटिकल केस क्विकली जी मदर साहब।
जी बदर साहब। देखिए इस मर्तबा ये चीज़ें क्यों डिफ़िकल्ट हैं? इसलिए डिफ़िकल्ट है, नवाज शरीफ चले गए लेकिन शहबाज शरीफ नहीं जा सके ना। शहबाज शरीफ भी तो जा रहे थे ना, एयरपोर्ट से वापस कर दिए गए। तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं है चीज़ों की। और फिर अगले 1-1.5 साल में क्या तब्दीली आती है, नई सिलेक्शन कमेटी। बिल्कुल ठीक है बदर साहब, क्विकली मुझे जरा आमिर इलियास साहब आपको बड़ा क्विकली में ब्रेक पे जाना है। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वापस आते नजर आ रहे हैं और मुकदमात वापस जाते नजर आ रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं एनआरओ पहले हो गया था, नवाज शरीफ चले गए थे। आप एग्री है कि हो सकता है ऐसा? देखें, ये मैंने स्टार्ट में भी बात कही थी आपको कि इलेक्शन जब अनाउंस होने जा रहा होता है ना, उसके डायनामिक्स उन सब के हाथों से निकल जाते हैं जो इलेक्शन अनाउंस करने जा रहे हैं। और आपको लगता है नवाज शरीफ तभी आएंगे जब इलेक्शन अनाउंस होगा? निगरान सेटअप में आएंगे आमिर साहब को ये लगता है? इससे पहले क्या पीटीआई अगले साल के स्टार्ट में मार्च में इलेक्शन अनाउंस करने जा रही है या नहीं? क्योंकि जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में तंजीम साजी शुरू हो गई है बल्दियात के नाम पे, लेकिन उसी में लफ्ज़ आ रहे हैं कि ये तैयारी है जनरल इलेक्शन के भी बात। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा इसी बात के ऊपर, एक ब्रेक लूंगा। आज के प्रोग्राम था, आप हमेशा अपनी फीडबैक दे सकते हैं फ्रंट लाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पे। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत। खबर की दुनिया।